हेलो बच्चों, वेलकम टू फोटोन वेक्टर। मैं राहुल सर और आज हम मिले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की केस स्टडीज करने के लिए। बच्चों, अब मैं चैप्टर वाइज केस स्टडी ला रहा हूं जो पीवाईक्यूज नहीं है। पीवाईक्यूज केस स्टडी जो है वो कभी रिपीट सेम नहीं होती, तो आपको उस कंसेप्ट उस चैप्टर के अलग अलग तरीके से कैसे कंसेप्ट केस स्टडी में आ सकते हैं मैं वो करवा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो वो आपको ध्यान से प्रैक्टिस कर लेना है और एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हैं। मैं बहुत जल्दी जल्दी सारी वीडियोस ले आऊंगा केस स्टडीज की। सारे चैप्टर करने जरूरी नहीं है, आपके केस स्टडी कुछ 7-8 चैप्टर में से ही बनती है। ट्रिग्नोमेट्री की नीड ही नहीं है करने की। डन। यहाँ पे उसकी कोई स्टेट्स की क्या आती है, मीन मीडियन मोड बेस्ड आती है, वहां नीड नहीं है। रियल नंबर को करने की जरूरत नहीं है। लीनियर इक्वेशन की केस स्टडी एकदम लल्लू आती है। तो ये 4-5 चैप्टर अब नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइंगल्स की केस स्टडी भी बहुत इजी ही आती है। सो मैक्सिमम जितना हो पाएगा कवर करेंगे हम मिलके। अब यहाँ पे ये लेक्चर्स के जो ड्यूरेशन है बहुत कम है। आप एक दिन में 2-3 या 2 घंटे में 3-4 चैप्टर की केस स्टडी मैक्सिमम, अगर कोई लेक्चर का ड्यूरेशन जा रहा है तो वो 1 घंटा जा रहा है बच्चा। मैंने ये ट्राई किया कि आपका एग्जाम के समय बहुत ज्यादा टाइम देखने में नहीं जाए, ताकि वो 1 घंटा आपने देखा एंड उसको वापस 1 घंटे में प्रैक्टिस कर लिया बच्चों। बाकी मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सब कर ही रहे हो। आज का शुरू करते हैं सेशन पहली केस स्टडीज के साथ। चलो, क्या बोला है, किल्ट मेकर एज अ रेक्टेंगुलर किल्ट। उसके पास पहले ये 12x8 का किल्ट था, उसमें बॉर्डर ऐड किया जिसका एरिया 64 है। तो मुझे पता चल गया एरिया ऑफ बॉर्डर इज इक्वल्स टू 64 स्क्वायर यूनिट्स। और एरिया ऑफ ओरिजिनल किल्ट पूरा लिखना, 12x8 कितना है, 96 स्क्वायर यूनिट्स। ये दो चीजें मैंने पहली लाइन से पढ़ ली, हमेशा ऐसे ही फ्लो बनाए रखना है। x एंड 2x विद है जो बताई, मतलब मैंने देखो यहाँ पे 2x ऐड किया, यहाँ पे 2x ऐड किया, तो ये 12 के अंदर 4x को प्लस कर दिया। 2x ऊपर से 2x नीचे से, और 8 के अंदर 2x को प्लस कर दिया। x इस तरफ और x इस तरफ, बराबर है बच्चों। ये क्वेश्चन डायग्राम से पहले समझ जाना। फाइंड द एरिया, फ्रेम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द टोटल एरिया एनक्लोज्ड बाय द न्यू किल्ट। हमें क्या करना है, इक्वेशन बना के देनी है नए एरिया के साथ। नए एरिया के साथ मतलब 12 + 4x इंटू 8 + 2x, और अब मेरा टोटल एरिया आ जाएगा, पहले 96 था, ऑर्डर को मैंने डाला 64 के साथ, तो मेरा टोटल एरिया हो गया 160। इसको आप सॉल्व कर लो, 96 + 24x + 32x + 8x स्क्वायर। डन। सॉल्व करोगे तो 8x स्क्वायर + 56x, ये इधर आएगा तो माइनस, तो बचेगा 64 = 0। 8 कॉमन ले लो, x स्क्वायर + 7x - 8 = 0। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा x - 1 और x + 8। डन। बट x की वैल्यू क्या होगी, 1, क्योंकि लिख देना डायमेंशंस कैन नॉट बी नेगेटिव। मैंने पहली तो इक्वेशन, पहला आंसर खाली इधर तक ही आएगा, ये वाला, ये आपका आंसर 1 है। मैंने सॉल्व कर दिया क्योंकि मुझे बोला था नए किल्ट के मेजरमेंट ढूंढो, शो योर वर्क। तो मेरा x ये आ गया, तो लेंथ ऑफ न्यू किल्ट की लेंथ थी 12 + 4x, that will be equals to 12 + 4 into 1, that is equals to 16। एंड ब्रेथ क्या आएगी, 8 + 2x, which is 8 + 2 into 1, which is equals to 10। तो ये 16, ये 10 चेक कर लो, नया एरिया 160 था, 16 10 था। क्लियर है, समझ आ गया है बच्चों, क्लियर है। चलो फटाफट से बढ़ते हैं सेकेंड केस स्टडी की तरफ। एक विस्टा वर्मा है जो कुछ केयरटेकर है, उनको सेपलिंग्स लगानी है परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेशन में। परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेशन मतलब जितनी रोज उतने कॉलम्स। जैसे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना। क्लियर। जैसे आप वो खेलते हो, क्या खेलते हो, एक्सो ना, बना दो ना, 100 100 100, तो वो 3 × 3 का एक स्क्वायर ही तो होता है। तो कितने बॉक्सेस होते हैं, 9 होते हैं। यहां पे ध्यान रखना। अब बस इसी कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ना है। When he arranged the saplings into a square with rows x, उन्होंने x रोज ली तो कॉलम भी कितने हुए, x हुए, तो उनके पास 24 सेपलिंग्स बच गए। तो
मैं बोल सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल्स टू टोटल सेपलिंग्स। क्यों? एक्स रोज थी तो कॉलम भी एक्स, तो एक्स इंटू एक्स कितनी सेपलिंग्स अरेंज हो गई? एक्स स्क्वायर। और कितनी सेपलिंग्स बच गई? 24। तो टोटल सेपलिंग आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 24। उनको एक बड़ा स्क्वायर बनाना है जिसके लिए उन्होंने 1 से बढ़ा दी स्क्वायर की साइड। मतलब अब रोज हो गए एक्स प्लस 1 और कॉलम्स भी हो गए एक्स प्लस 1। अटेम्प्ट 2। तो इसमें वो चाहते थे कि वो ऐसे अरेंज करें, बट ही रियलाइज्ड वॉज शॉर्ट बाय 25 सेपलिंग्स। मतलब देखो, मेरे पास 100 चॉकलेट्स थी, मैंने एक एक बच्चे को एक एक चॉकलेट दी, तो मेरे पास 20 चॉकलेट बच गई। तो मैंने 80 बच्चों को चॉकलेट दी, तो बच्चे कितने थे? 80 थे। चलो, अब मैं चाहता हूं कि यार सबको दो दो चॉकलेट दे देता हूं। कितनी दे देता हूं? दो दो। मैं दो दो देने तो लगा, बट क्या हुआ? जब मैं 50 बच्चों को दे चुका था, जब मैं 50 बच्चों को दे चुका था, तो मेरी चॉकलेट तो खत्म हो गई क्योंकि 100 थी। तो मुझे पता चला, अरे मेरे पास तो 60 चॉकलेट्स कम हैं। अगर मुझे हर बच्चे को दो दो चॉकलेट देनी है तो मेरे पास 60 चॉकलेट्स कम है। उसी तरीके से उन्होंने सोचा मैं अरेंज करता हूं। कैसे? एक एक रो बढ़ा दी हर तरफ, एक कॉलम, तो टोटल ओवरऑल अरेंजमेंट कैसा हुआ? एक्स प्लस। बट इतने सैपलिंग्स उनके पास नहीं थे। इस अरेंजमेंट के लिए उनके पास 25 सैपलिंग्स कम थे। तो यहां पे वापस ये आ गया टोटल सैपलिंग्स। वापस ध्यान से सुनना, दोनों केस में सैपलिंग्स बदले नहीं है। जो चेंज हुआ है वो उनका अरेंजमेंट का मेथड चेंज हुआ है। द मैनर इन विच द मरवा जो भी थे, वर्मा जी उनको लगा रहे थे। मेरे दोनों केस में चॉकलेट 100 ही थी, बस पहले केस में एक एक बांट रहा था तो 20 बच गई। दूसरे केस में दो दो बांटनी चाहिए थी, मतलब मैं चाहता था दो दो बांटूं, पर मेरे पास चॉकलेट क्या पड़ गई? कम पड़ गई। तो क्या मेरी ये अच्छा आ गया। लेट द, ये इन्होंने दोनों इक्वेशन पूछी थी जो दोनों मैंने बना दी। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में द टोटल नंबर ऑफ सेपलिंग्स को इन्होंने बोला एस दे दो, तो यहां पे आप लिख दो एस इज इक्वल्स टू सेकेंड वाले के लिए एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 25। और यही एस पहली इक्वेशन के हिसाब से क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 24। क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट अगर पूछे तो इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको एक्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक्स मिल जाएगा। तो एक्स सॉल्व करने पे जो भी आएगा वो आपका आंसर नहीं है। अगर मैं पूछूं सेपलिंग्स कितनी थी वर्मा जी के पास, तो क्या करना पड़ेगा? किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू डाल देना, या पहली वाली दूसरे अटेम्प्ट में या पहले अटेम्प्ट में, आंसर सेम ही आने वाला है। आप वापस से सुनो, ये है सेपलिंग्स इन अटेम्प्ट 1, जिस तरीके से अरेंज कर रहे थे। 24 बच गई थी तो प्लस, ऐसे अरेंज करता तो 25 कम पड़ रही थी तो माइनस। दोनों को इक्वेट करें क्योंकि सेपलिंग्स तो सेम ही थी, तो एक्स मिल गया। इसको किसी में भी डाल दो तो आपको टोटल नंबर ऑफ सेपलिंग्स मिल जाने वाली है बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट केस स्टडी, थर्ड वाली। ये केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, विट्ठल वेंट ऑन अ लॉन्ग साइकिलिंग राउंड होम टू हिल एंड फ्रॉम हिल टू होम। पहले सिनेरियो हम पकड़ते हैं होम से हिल का। चलो, जर्नी टू द हिल स्टार्टेड विथ 40 किलोमीटर फ्लैट रोड। तो 40 किलोमीटर फ्लैट रोड है, ठीक है, और 25 किलोमीटर अपहिल है, 25 किलोमीटर स्लोप है। While going uphill is speed reduced, लॉजिकल है। मैं रोड पे चला रहा हूं और अब ढलान पे चढ़ाऊंगा तो कहां स्पीड कम हो जाएगी? स्लोप पे चढ़ाते वक्त स्पीड क्या हो जाएगी? मेरी कम हो जाएगी। मुझे बोला स्पीड कम से, तो मैंने बोला लेट द स्पीड ऑफ फ्लैट रोड बी एक्स, देयरफॉर द स्पीड ऑन द स्लोप विल बी एक्स माइनस 10। एक्स ली मैंने स्पीड फ्लैट रोड के वहां पे, और स्लोप के वहां हो गई एक्स माइनस 10 बच्चों। ये वाली लाइन हम बाद में वापस पढ़ेंगे, है ना। इसको मैं एक बार के लिए ऐसे स्टार करता हूं, ये बाद में पढ़ेंगे वापस। लीडिंग टू एन एक्स्ट्रा हाफ एन आवर ऑफ ट्रैवल टाइम। मैं रोड पे जा रहा था, जैसे ही स्लोप आई, स्लोप पे चढ़ तो गया, बट वो सब करने में मुझे एज कंपैरिजन टू द फ्लैट रोड आधा घंटा ज्यादा लग गया। तो बच्चा, क्या मैं ये कंक्लूजन कर सकता हूं कि दोनों की जो टाइम टेकन था उसमें हाफ आवर का गैप था? मतलब अगर वो 40 किलोमीटर साइकिल से घर से निकला और फ्लैट रोड पे 2 घंटे लगाए,
तो अपहिल के 25 किलोमीटर चढ़ने में उसको 2.5 घंटे लग जाएंगे। देखो ये किसके सिमिलर है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, है ना। डाउनस्ट्रीम में हमारा टाइम कम लगता है, अपस्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगता है। फिर आपने वो ट्रेन वाले क्वेश्चन किए थे, स्पीड इतने से बढ़ जाती तो ये होता, स्पीड कम होती है तो टाइम बढ़ जाता है, स्पीड कम होती है तो समय बढ़ जाता है। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे टाइम ज्यादा लगा, यहां पे टाइम ज्यादा लगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं टाइम कितना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो टाइम लगा मुझे अपहील में और जो टाइम लगा मुझे रोड पे, दोनों का जो गैप है वो हाफ आवर का है। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। क्या पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन फॉर द 65 किलोमीटर, पूरा 65 किलोमीटर चलने में कितना समय लगा। उसके लिए कोई भी एक समय जो मुझे एक्स है वो ढूंढ लेना है, स्पीड आएगी तो ऑटोमेटिक टाइम आ जाएगा। यहां तक क्वेश्चन समझ आ रहा है, क्लियर है। देखो टाइम टेकन अपहील, टाइम टेकन फॉर रोड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों के टाइम में डिफरेंस कितना है, आधे घंटे का है। अब इसको आप सॉल्व करो, सॉल्विंग थोड़ी ध्यान से करना। 25x माइनस 40 इंटू एक्स माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल्स टू 1/2। सॉल्विंग देखते रहना, 25x माइनस 40x प्लस 400 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल्स टू 1/2। डन। फर्दर करेंगे इसको तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो 25x में से गया तो 15x प्लस 400 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल्स टू 1/2। देख लो 15 कैसे आया, 24 माइनस 40, डन। चलो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस 30x प्लस 800 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ओवरऑल शिफ्टिंग करने पे मेरी क्वाड्रेटिक 30x पॉजिटिव हो जाएगा और 800 माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 800, 800 लाना है 40 20 जा, तो मेरे फैक्टर्स आएंगे x प्लस 40 x माइनस 20। यार सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर लिखोगे, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20 किलोमीटर पर आवर। ये वो स्पीड है जो मुझे फ्लैट रोड पर लगी। अब आप ध्यान से देख लो, टाइम टेकन on flat road will be 40/20 which is 2 hours. तो ऑटोमेटिकली टाइम टेकन ऑन स्लोप आधा घंटा ज्यादा, तो 2 प्लस हाफ विच इज 2.5 hours. Therefore total time इज इक्वल्स टू 4.5 hours। ये मेरा पहला आंसर है। ये हो सकता है आपको केस स्टडी में ऐसा आए, वर्ड प्रॉब्लम में आए, कंसेप्ट ध्यान रखना बच्चों। क्लियर है, यहां तक डन है। अब देखो ये लाइन जो मैंने बोली थी वापस पढ़ेंगे, ही मेंटेन द सेम स्पीड ऑन द फ्लैट रोड इन बोथ द डायरेक्शन। क्या हुआ, जब घर से निकला फ्लैट रोड पे जा रहा था तो फ्लैट रोड की स्पीड कितनी आई, 20 किलोमीटर। फिर स्लोप चढ़ा, अब उतरते वक्त स्लोप उतरा और वापस से फ्लैट रोड आएगा, तो फ्लैट रोड पे जाते हुए भी स्पीड क्या है, 20 ही है। वापस फ्लैट रोड पे जाते हुए भी स्पीड 20 ही रखी उसने। घर से जब हिल जा रहा था तो भी फ्लैट रोड पे स्पीड 20, हिल से जब घर आ रहा था तो भी फ्लैट रोड पे स्पीड 20। जो चेंजेस आए वो कहाँ आए, स्लोप पे चढ़ते वक्त और स्लोप पे उतरते वक्त, जो नेचुरली लॉजिकली सही है। मैं स्लोप पे चढ़ता हूं तो मेरी स्पीड कम होती है, पर जब ढलान से उतरते हो गाड़ी वाड़ी बंद कर देते हो, ऑटोमेटिक गाड़ी चलती है ना, क्यों, क्योंकि वहां पे मुझे पुश मिलता है, वहां पे फ्रिक्शन कम है। डन, तो आप बहुत फटाफट से उतर सकते हो बच्चों। अब क्या बोला है, अगर उसको दो, अच्छा बच्चों ये 2 नहीं है, ये 2.5 घंटे है। क्या है, 2.5 घंटे। अगर उसको 2.5 घंटे लगते हैं घर, हिल से घर आने में, होम फ्रॉम हिल, तो उसकी स्लोप पे उतरते वक्त स्पीड क्या होगी, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। क्या बोला है, उसको 2.5 घंटे लगते हैं हिल से होम आने में। अब आप देखो ध्यान से, तो उसमें से 2 घंटे तो उसको लगेंगे फ्लैट रोड पे, क्यों, टेन टेन टेन,
देखो देखो, डिस्टेंस वही था, स्पीड वही थी, तो जाते हुए भी फ्लैट रोड पे कितना समय लगेगा? 2 घंटे, 2 घंटे। चलो, जाते हुए, सो टाइम टेकन ऑन स्लोप while डिसेंडिंग, उतरते हुए तो उसको स्लोप पे कितना समय लगा होगा? 2.5 माइनस 2, 0.5 आर, मतलब हाफ आर। मतलब उतरते हुए स्लोप वो खाली आधे घंटे में उतर गया। हमें स्पीड ढूंढनी थी, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्लोप का डिस्टेंस था 25, स्पीड टाइम था 1/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो उतरते हुए स्लोप पे उसकी स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। देखो ये 2 हो ही नहीं सकता था क्योंकि 2 घंटे तो खाली फ्लैट रोड पे निकले, तो क्या स्लोप 0 मिनट? ऐसा पॉसिबल नहीं, इसलिए वो टाइपिंग एरर है। 2 की जगह 2.5 घंटे है बच्चों। डन है, समझ आ गया है बच्चों। फटाफट से आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट केस स्टडी पे। ये एक सर्व इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, वो ध्यान से समझ लेना। अब बायोलॉजिस्ट प्रिडिक्ट दैट द डियर इन अ पॉपुलेशन कैन बी मॉडल। नंबर ऑफ डियर्स इस इक्वेशन से निकाले जा सकते हैं। एन जो है नंबर ऑफ इयर्स इज 1999। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी ये पहली बार 1999 साल में बनी थी। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल हाउ मेनी डियर वर इन पार्क इन 1999? देखो, जब ये इक्वेशन 1999 में बनी तो उधर से तो एक भी साल स्पेंड हुआ ही नहीं, तो मेरा n 0 हो गया क्योंकि n जो है इन्होंने क्लियर बोला है, n इन अ सर्टेन, क्लियर लिखा नंबर ऑफ इयर्स। अब देखो n इज नंबर ऑफ इयर्स, तो 1999 में तो कोई साल अभी तक निकला ही नहीं है। तो जब ये इक्वेशन बनी तो पार्क में कितने डियर्स थे? 570 डियर्स थे। पहला आंसर। विच ईयर वॉज द डियर पॉपुलेशन मिनिमम? कौन से साल डियर की पॉपुलेशन सबसे कम थी? मुझे कैसे पता चलेगा? समझ रहे आप क्या हो रहा है? 1999 से शुरू किया, फिर 2000 जब एक साल हुआ तो इसमें n के जगह 1 रख दो तो आपको मिलेगा 2000 में कितनी पॉपुलेशन थी डियर की। फिर n के जगह 2 रखोगे तो 2001। बट ऐसा कब तक करते जाएंगे और कहां तक करते जाएंगे? तो इसीलिए जो मैं कंसेप्ट बोल रहा हूं आपने शायद कहीं नहीं पढ़ा होगा, मैं लिख देता हूं। फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, minimum value is at vertex, that is called minima, and that is found out by the value minus b by 2a. This is the concept to find minimum value of any quadratic equation. ये जो माइनस बी बाई 2a है, इससे आपको किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, देखो जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसमें x की जगह 1 रखोगे तो उसकी कोई वैल्यू आएगी, 2 रखोगे तो कुछ वैल्यू आएगी, 3 रखोगे तो भी कुछ वैल्यू आएगी, -1 -2 रखोगे तो भी कुछ वैल्यू आएगी। कौन सी वैल्यू पे सबसे कम उसकी वैल्यू आएगी? मेरे वेरिएबल की ऐसी क्या वैल्यू है जिसपे पॉलिनोमियल सबसे कम आए? तो उसका फॉर्मूला है माइनस बी बाई 2 है। दिस इज कॉल्ड मिनिमा। अब आप ध्यान से देखो, ए टेन स्क्वायर है, ए पॉजिटिव है तो स्लोप ऐसा जाएगा, तो एक्स एक्सिस पे ये हो गई मिनिमम वैल्यू। क्लियर? अब यही चीज अगर नेगेटिव स्लोप है तो यहां हो जाती है मैक्सिमम वैल्यू। क्या हो जाती है? मैक्सिमम वैल्यू। दोनों में याद रखना। क्लियर? चलो, तो अब इस इक्वेशन में डाले माइनस बी, बी की वैल्यू -112 अपॉन 2a, 2 इंटू 8, तो 112 अपॉन 16, 7। हमें विच ईयर पूछा है, तो 7 साल बाद, तो मेरा फाइनल आंसर आएगा सेकंड का 1999 प्लस 7, 2006। इस साल में डियर की पॉपुलेशन सबसे कम थी। आप चेक कर लेना, एन के जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, वहां तक की सारी वैल्यू, फिर 7 रखना और फिर 8 9 10 रखते रहना, तो सबसे कम 7 पे ही आएगी। चेक कर लेते हैं। हाउ मेनी डियर वर इन द पार्क व्हेन द पॉपुलेशन वाज मिनिमम? जब पॉपुलेशन मिनिमम थी तो का हमारे n की वैल्यू 7 थी, तो n के जगह 7 रख दो, n के जगह क्या रख दो? बस इसमें यही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। 7 का स्क्वायर
49 इंटू 8 हो गया 192 माइनस 784 प्लस 570। आप इसको करोगे तो आपका आंसर आएगा 500 600 700 192 प्लस 570 2 16 762 है 49 98 96 196 392 9 हो यहाँ पे मैंने 192 नहीं आएगा 392 आएगा। सो 392 5 6 9 962 784 178 डियर्स। जब मेरी पॉपुलेशन मिनिमम थी तो कितने डियर्स थे? अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत जबरदस्त है। विल द डियर पॉपुलेशन एवर रीच टू जीरो? क्या मेरी डियर की पॉपुलेशन कभी भी जीरो हो सकती है? तो देखो ध्यान से, इक्वेशन क्या दे रखी है? ये दे रखी है। पहले आप चेक करो क्या इस इक्वेशन में से 8 कॉमन आ रहा है, सॉल्व हो रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो कुछ और सोचो। मुझे दिख रहा है 4 कॉमन शायद आ जाएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, 2 आ जाएगा। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। 4n स्क्वायर 56n 2 2 4 1685। अच्छा, क्वेश्चन ध्यान से समझना। डियर की पॉपुलेशन कभी भी जीरो आ सकती है क्या? डियर की पॉपुलेशन कभी भी जीरो आ सकती है क्या? तो आप क्या करो, इसका डी ढूंढना। बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 56 का स्क्वायर 4 इंटू 285। 56 का स्क्वायर होता है 3136। 285 को 16 से करना है, 285 को 16 से करना है, 24816 285 इंटू 6 1200 1680 और 30 1710 0 6 15 3 4 4 5 6 0। मेरा नेगेटिव आंसर आ गया। और डी जब नेगेटिव हो तो रूट्स एग्जिस्ट करते नहीं है। इसका मतलब डियर की पॉपुलेशन कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे एन की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसपे कि इक्वेशन जीरो हो जाए, बट उसमें तो रूट्स इक्वल होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव है, इसीलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। बच्चों समझ आ गया? बहुत बढ़िया केस स्टडी थी। फटाफट से आगे चलते हैं। ये केस स्टडी आपको खुद से करनी है, एकदम सेम है जो मैंने बताई थी। जो हमने पहली केस स्टडी दी वैसी ही है। ईयर बुक डिजाइन करते वक्त लेंथ एंड विड्थ इज इंक्रीज बाय x यूनिट टू डबल द एरिया ऑफ द फोटो। तो मैंने बोला ओरिजिनल एरिया क्या था, मैं एक शॉर्ट में बता देता हूं, 18 इंटू 12 216। तो न्यू एरिया क्या होगा, 216 इंटू 2 विच इज 432। इस न्यू एरिया के लिए न्यू लेंथ क्या आएगी, 18 प्लस एक्स, और रहता है कि 12 प्लस एक्स। इसको सॉल्व करोगे तो आपका एरिया क्या दिया हुआ है, 432। राइट एन एल्जेब्रिक इक्वेशन डिपिक्टिंग द फॉर्मूला, वो मैंने लिख दी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पहले। करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले का आंसर ये, इसको सॉल्व करके वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे तो सेकंड आंसर। व्हाट शुड बी द न्यू डायमेंशन ऑफ द एनलार्ज फोटो, तो आप सॉल्व करोगे तो आपको x मिल जाएगा, फिर आप उसको 18 और 12 में प्लस कर देता तो नए वाले डायमेंशन मिल जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट क्या है, क्या कभी भी x की वैल्यू, कैन एनी रेशनल वैल्यू ऑफ x मेक द न्यू एरिया इक्वल टू 220? ऐसी कोई भी x की वैल्यू एग्जिस्ट करती है क्या कि जहां पे मेरा एरिया 220 हो जाए, मतलब 432 के जगह क्या हो जाए, 220 हो जाए। ध्यान से देखो, मतलब 18 प्लस एक्स इंटू 12 प्लस एक्स करूं तो मेरा एरिया क्या हो जाए, 220 हो जाए। अब आप ध्यान से देखो, 18 216 30x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 220। इसको शिफ्ट करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इधर आपकी जो d की वैल्यू आएगी, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर आए तो आंसर यस है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आए तो आंसर, क्योंकि रेशनल वैल्यू तभी आ पाएगी जब मेरे d की वैल्यू एक क्या हो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो d रूट में आएगा, और रूट्स भी किस में आएंगे, रूट में आएंगे, रेशनल आ नहीं सकते। ये समझ गए? ये वाला आप आंसर कमेंट करना, इन सबके आंसर आप एक एक करके कमेंट करना, मैं चेक कर लूंगा।
ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। ये केस स्टडी आप सेल्फ कर रहे हो, मैंने कंसेप्ट समझा दिया है। चलो सिक्स्थ वाली, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है ये वाली। टू ट्रेन लीव्स अ रेलवे स्टेशन एट द सेम टाइम। एक ट्रेन वेस्ट जा रही है और एक ट्रेन नॉर्थ जा रही है। अब ये तो जब भी आए ना, आपको ऐसा कुछ भी आए ना तो ध्यान से देखना, चार डायरेक्शन ऐसी ही होगी। बोला था एक ट्रेन जा रही है वेस्ट की तरफ, इस तरफ अगर, और दूसरी ट्रेन जा रही है नॉर्थ की तरफ। तो एक ट्रेन, ये मैं बोल देता हूं, ये मेरी फर्स्ट ट्रेन ईस्ट की तरफ जा रही है और मेरी सेकेंड ट्रेन नॉर्थ की तरफ जा रही है, ऐसे। डन, समझ आया? आगे, फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्स 5 किलोमीटर फास्टर देन द सेकेंड ट्रेन। पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 5 किलोमीटर ज्यादा भाग रही है। फर्स्ट ट्रेन वेस्ट जा रही है, वेस्ट वाली ट्रेन साउथ नॉर्थ जाने वाली ट्रेन से 5 किलोमीटर फास्ट भाग रही है। तो मैंने बोला कि नॉर्थ जाने वाले की स्पीड मैं x ले लेता हूं, तो वेस्ट जाने वाले की स्पीड x+5 हो जाएगी। समझ आया? समझ आया ना बच्चा? सिंपल बोला था, पहली ट्रेन जो कहा जा रही है वेस्ट की तरफ, उसकी स्पीड 5 ज्यादा है दूसरी ट्रेन से। 2 घंटे के बाद, आगे के बाद में, तो देखो स्पीड x है, टाइम दे दिया तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो मैं बोलता हूं डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट ट्रेन विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू x+5, क्योंकि डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड ये रही, टाइम हमें मेंशन कर दिया, तो ये हो गया 2x+10। और डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड ट्रेन विल बी इक्वल्स टू 2x, क्योंकि स्पीड x थी, डिस्टेंस यहाँ पे 2 है, टाइम 2 है, स्पीड x है, तो डिस्टेंस हो गया 2x। 2 घंटे के बाद उनकी दूरी कितनी है? 50 किलोमीटर। मैं हमेशा, पता है, कभी केस स्टडी के क्वेश्चंस नहीं पढ़ता, मैं खाली एक सिनेरियो बनाता हूं जिससे सब सॉल्व हो जाए। अब ध्यान से देखो, दोनों ट्रेन की दूरी ऐसे ही तो मेजर की जाएगी, और यहाँ पे तो 90 डिग्री होता है। ये मुझे 50 दे रखा है, तो किसकी तरफ जाना चाहिए? किसकी तरफ जाना चाहिए? हमें पाइथागोरस की तरफ जाना चाहिए बच्चों। ये सवाल बस इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से देखो, ये जो दूरी जो आपने बताई 2x+10 और ये दूरी 2x, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 2x+10 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50 का होल स्क्वायर। 4x² प्लस 4x², 2 2 जा 4 10 जा 40x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 2500। 4 4 8x² प्लस 40x, 100 में से 2500 गया तो माइनस 2400। 8 कॉमन ले लो, 8 क्या ले लो? कॉमन। तो क्या बची? x² प्लस 5x माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो x+20 और x माइनस 15, सो x की वैल्यू 15, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। तो मैंने बोल दिया सेकेंड ट्रेन की स्पीड क्या है? 15 किलोमीटर पर आवर। और फर्स्ट ट्रेन की स्पीड क्या होगी? यहाँ पे मेरा 15 और सेकेंड होगा 20 किलोमीटर पर आवर। 2 आंसर मेरे आ गए। मैंने क्वेश्चन पढ़े भी नहीं, मुझे बस कंसेप्ट समझा और मैंने सॉल्व कर लिया। बस ये ध्यान रखना, जब भी डायरेक्शन का सम हो तो इसी तरीके से आप काम करना। डन। आफ्टर 1 आवर व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन? 1 घंटे के बाद ट्रेन के बीच की दूरी क्या है? तो देखो ध्यान से, ये किस स्पीड से जा रहा था? 20, तो 1 घंटे बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 20। ये किस स्पीड से जा रही थी? 15, तो 1 घंटे के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 15। तो इनके बीच की दूरी क्या आएगी? 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस का स्क्वायर। 400 प्लस 225 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625, सो डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 25 किलो। 2 घंटे में दूरी 50 किलोमीटर थी, तो 1 घंटे में दूरी कितनी हो गई? 25 किलोमीटर हो गई। अब बता देना ये डिस्टेंस ट्रेवल था। डन। इफ आफ्टर 1 आवर द ट्रेन वर 20 किलोमीटर अपार्ट,
1 घंटे के बाद अगर वो 20 किलोमीटर दूर थे एंड द डिफरेंस इन द स्पीड वाज 4 किलोमीटर पर आवर, और उनकी स्पीड का डिफरेंस कितना था? 4। स्पीड का डिफरेंस कितना था? 4। हाउ फार विल दे बी आफ्टर 4 आवर्स फ्रॉम द टाइम दे लीव द रेलवे स्टेशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और मैं आया तो अपने को करना तो यही है, बट ये आना तो चाहिए ना। अगर यही कंपलसरी में आ गया तो देखो, 1 घंटे के बाद उनकी दूरी कितनी थी? तो भाई 20 किलोमीटर थी, ऐसा बोला है। 1 घंटे में वो लोग कितना कवर कर लेंगे वो हमें ढूंढ लें। अब हमें बोला है दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना था? 4। तो देखो ध्यान से, सिनेरियो कैसा है। नया केस, ये मेरी पहली ट्रेन और ये मेरी दूसरी ट्रेन। इस बार दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो भाई 4 किलोमीटर। दूरी मतलब डिफरेंस कितना है? 4। तो अगर ये इसको x लेता हूं तो ये x माइनस 4 हो गया, और इसको x लेता हूं तो ये x प्लस 4 हो गया। ऐसा दोनों में से आप कुछ भी ले लो, क्योंकि फर्स्ट ट्रेन जो थी वो सेकेंड ट्रेन से ज्यादा फास्ट थी। क्लियर? मैं से किसी को भी एक को ले लो, ये x तो x माइनस 4 कैसे भी कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दूरी मुझे दे रखी है कितनी? 20। तो मैंने बोला x का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 400। 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 384 इज इक्वल्स टू 0। डन। 2 कॉमन ले लो तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 192 इज इक्वल्स टू 0। इसका मिडिल टर्म आएगा 16 12 जा 192, तो x प्लस 16 x माइनस 12, तो x की वैल्यू 12 आ गई है। मतलब इस केस में ये वाली ट्रेन 12 की स्पीड से जा रही थी और ये वाली ट्रेन 16 के स्पीड से जा रही थी। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? 4 घंटे बाद। तो 4 घंटे में, यहां पे ध्यान से देखो, मैं अलग से बना रहा हूं। 4 घंटे में ये ट्रेन कितना किलोमीटर ट्रैवल कर लेगी? तो 48 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगी। और ये ट्रेन कितना कर लेगी? अच्छा 16 4 64। और ये ट्रेन 12 के हिसाब से कितना कर लेगी? 48 किलोमीटर कर लेगी। तो अब दोनों की दूरी कितनी हुई उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम मैं वापस से समझा देता हूं। एक और जगह है, नहीं है, देख लो ध्यान से, समझ लो। ये वाला देखो, उनकी स्पीड मुझे पता चल गई भाई 16 किलोमीटर है, तो 4 घंटे तक चलेगी तो 64 किलोमीटर, और ये भी 4 घंटे तक जाएगी तो 48। दोनों का ये कर लो, आंसर आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसका आंसर कमेंट करना। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ आ गया है? थैंक यू बच्चों, आगे बढ़ते फटाफट से। 7. India is one of the largest importers of crude oil. Company is producing, suppose the oil produced by the company is 300 barrels and profit made is given by the मैक्सिमम बैरल्स कितने बना सकती है? 300, एंड प्रॉफिट इस इक्वेशन से दिया जाता है। ये मेरे प्रॉफिट की इक्वेशन है, नेगेटिव 10x स्क्वायर प्लस 3000x माइनस 66,000, where P of x is profit and x is the number of barrels. P of x ये पूरा पूरा फंक्शन प्रॉफिट का है, और जो x है वो बैरल का है कि कितने बैरल मैंने बनाए हैं। अब व्हाट इज द प्रॉफिट व्हेन नो बैरल इज प्रोड्यूस्ड? मैंने कोई बैरल प्रोड्यूस्ड ही नहीं किया, तो मेरे x की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो पहला आंसर P of 0 विच इज माइनस 10 इंटू 0, 3500 इंटू 0 माइनस 66,000। सो ओवरऑल प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट नेगेटिव में, इसका मतलब देयर इज अ लॉस ऑफ 66,000, क्योंकि प्रॉफिट नेगेटिव आए मतलब लॉस हो जाता है। हाउ मेनी बैरल शुड द कंपनी प्रोड्यूस टू इट ब्रेक इवन पॉइंट? अब ब्रेक इवन क्या होता है मैं वो समझाता हूँ। ब्रेक इवन बिजनेस में वो होता है कि मेरी खर्चे 100 रुपए और मेरा जो प्रॉफिट बना वो भी 100 रुपए, तो ओवरऑल मैंने कुछ कमाया नहीं। जब मेरा प्रॉफिट जीरो है, जब मेरा प्रॉफिट जीरो है, जैसे आपने 10 रुपए में एक चीज खरीदी, 10 रुपए में बेच दी, तो आपने कमाया क्या? जीरो। आपने ब्रेक इवन अचीव कर लिया। जैसे आप एक दुकान खोलते हो तो उसमें रेंट लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, आदमी की सैलरी लगती है, तो कुछ फिक्स खर्चे होते हैं। इतना बिजनेस हो रहा है कि जिससे खर्चे चल रहे हैं,
पर कमाई नहीं हो रही, तो ब्रेक इवन पॉइंट उसको बोलते हैं व्हेन प्रॉफिट इज 0। तो मुझे बोला कितने बैरल बनाऊं, तो मैंने बोला भाई ये सेकंड का क्वेश्चन, पी ऑफ एक्स दे रखा है नेगेटिव 10x स्क्वायर प्लस 3500 एक्स माइनस 66,000, बराबर है। प्रॉफिट 0 होना चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को ट्रांसफर कर दो इस तरफ, तो इक्वेशन बनेगी 10x स्क्वायर माइनस 3500 एक्स प्लस 66,000 इक्वल्स टू 0। 10 क्या ले लूं बच्चों, कॉमन, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 350 एक्स प्लस 660 इज इक्वल्स टू, सॉरी 6600 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको इसको मिडिल टर्म करना है, इतना बड़ा मिडिल टर्म कैसे करेंगे, तो देखो 440 और 220 यहाँ पे आपको, जब आप मिडिल टर्म करोगे, अब मिडिल टर्म के लिए आप डी लगा दो, आपको लगे कि भाई इतना बड़ा मिडिल टर्म मुझे हिट नहीं होने वाला है, तो गो विद डी वाला मेथड। बाकी यहां से आप सॉल्व कर लेना, तो आपको एक्स मिल जाएगा, और ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाकर सॉल्व करना बच्चों, क्लियर। बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाना सबसे फेवरेबल है यहाँ पे, उसी से रूट्स ढूंढ लेना, वो ज्यादा कन्वीनियंट मेथड है। डन। मिडिल टर्म इतने बड़े का हिट हो जाए, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं मैं पहुंच जाऊंगा मुझे हो जाएगा, तो आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखो मैं बता भी दूंगा ना, आप खुद मेहनत करना इसमें, वो आपके लिए फायदे की, ठीक है बच्चों। चलो, व्हाट इज द प्रॉफिट व्हेन कंपनी प्रोड्यूसेस 400 बैरल्स। थर्ड, मेरा इक्वेशन ये था, अगर कंपनी ने 400 बैरल बनाए, तो एक्स के जगह 400 रख दूं, एक्स के जगह क्या रख दूं, 400, तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। 400 का स्क्वायर हो गया, बताओ 16, और पीछे 4 जीरो, 1 2 3 4, ये हो गया 335 इंटू 4 इज 140, और पीछे कितने जीरो, 4 जीरो। अब इसको पढ़ो, 1 लाख, यहाँ पे 60,000 इंटू 10, तो ये हो गया नेगेटिव 16 लाख प्लस 14 लाख माइनस 66,000। सॉल्व कर लो, 16 लाख 66,000 में से 14 लाख चला गया, 2,66,000 का तब भी लॉस हो रहा है, तब भी कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है बच्चों। डन है, जीरो से एक बार चेक कर लेना, 140 के पीछे 4 जीरो बराबर है 3,500 इंटू 400, यस 266,000 का तब भी लॉस हो रहा है। कंफ्यूज मत हो ना, ये प्रॉफिट लिखा है बट वो क्या है, वो लॉस में ही हम आंसर लिखेंगे, लॉस ऑफ 66 लाख 60,000 में से 14 लाख चला गया, 2,66,000। डन है बच्चों। चलो, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ द प्रॉफिट फंक्शन, graph of the profit function is parabola facing downwards because a is less than 0। इसका फंक्शन ऐसा बनेगा। डन। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, क्योंकि देखो a की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। समझ आ गया बच्चों, एक दो देखो कंसेप्ट अलग अलग पता चल रहे हैं। ये हमारी आज की आखिरी केस स्टडी है बच्चों। राघव के पास एक फील्ड है जिसका एरिया इतना है, उसको वो व्हीट और राइस उगाने के लिए, देखो इसमें ना एक डायग्राम मिसिंग है, आपको क्या बोला है, व्हीट जो है वो रेक्टेंगल में और राइस जो है वो शेप स्क्वायर में। तो देखो कुछ फील्ड ऐसी है ना, इसमें वो राइस ग्रो कर रहा है और इसमें वो व्हीट ग्रो कर रहा है। डायग्राम कुछ ऐसा दिया है, वो नहीं है पर हम समझ जाएंगे। Rise land is the shape of length of the wheat land is 3 meter more than twice the length of rice land। राइस लैंड की लेंथ मैं ले लेता हूं x, क्या ले ली x, तो मैं लिखता हूं लेंथ ऑफ व्हीट लैंड, बस यही सबसे कोर पार्ट है। 3 मीटर मोर, 3 मीटर मोर मतलब 3 प्लस ट्वाइस द लेंथ, तो ये लेंथ हो गई किसकी, व्हीट लैंड की। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ये जो लेंथ है कितनी है, 2x प्लस 3। अब ये स्क्वायर थी तो ये तो चारों एक्स एक्स हो गई, रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल हो गए, 2x प्लस 3 हो गई, और ये x है तो ये भी x हो गई। मैंने क्या क्या सारे डायमेंशन लिख दिए बच्चा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है।
पहला क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ द राइज लाइन इज एक्स, वैसे भी हमने एक्स ही लिया है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द फील्ड इन टर्म्स ऑफ द एक्स। टोटल लेंथ ऑफ द फील्ड बताना है। टोटल लेंथ ऑफ द फील्ड का मतलब ये, टोटल लेंथ ऑफ द फील्ड क्या होगी, तो पहला आंसर होगा 2x प्लस 3 प्लस एक्स, सो टोटल लेंथ विल बी 3x प्लस 3 मीटर। टोटल लेंथ बोला था। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, पेरीमीटर ऑफ द फील्ड क्या होगा, 2 इंट, अब देखो ध्यान से, ये लेंथ कितनी आ गई 3x प्लस 3, और ये कितना आ गया x d, कोई दिक्कत, ये पूरा ओवरऑल रेक्टेंगल, सो पेरीमीटर इज 2l प्लस b, लेंथ है मेरी 3x प्लस 3, ब्रेथ है मेरी x, सो 2 इंटू 4x प्लस 3, सो माई आंसर इज 8x प्लस 6 मीटर। ये मेरा पेरीमीटर आ गया। चलो, if the total area is 121,260, what is the value of x। अगर मेरा टोटल एरिया, मेरा डायग्राम कैसा था भाई, ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल, ये x, ये 2x प्लस 3, ये भी x, ये भी x, ये 2x प्लस 3, ये x, ये x, डन। चलो, अब टोटल एरिया इज 1260, टोटल एरिया इज 1260, which will be equals to length into breadth, so 1260 लेंथ थी मेरी 3x प्लस 3 और ब्रेथ थी मेरी x, 3x स्क्वायर प्लस 3x, इसको सॉल्व करोगे 1260 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 कॉमन ले लो, हमेशा इक्वेशन को छोटा बनाने में फोकस रखो, 420, 21 और 20 इसका मिडिल टर्म आएगा 1 ही है क्योंकि कॉमन, तो x प्लस 21 एंड x माइनस 20, बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, सो x की वैल्यू क्या आ गई 20, ये मेरा थर्ड आंसर। फोर्थ क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ व्हीट एंड राइस लैंड। अब आपको दोनों के एरिया को रेशियो में लाना है, दोनों के एरिया आप आराम से निकाल सकते हो, एरिया ऑफ व्हीट लैंड अपॉन एरिया ऑफ राइस लैंड। तो देखो उससे पहले ये मेरी 20 आ गई, तो ये क्या हो गया 20 इंटू 2 प्लस 3, 43, डन, क्लियर है। तो व्हीट लैंड का एरिया आएगा 43 इंटू 20, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि वो रेक्टेंगल है, और इसका आएगा साइड इंटू साइड विच इज 20 इंटू 20, 20 20 कट गया, 43 रेशियो 20, दिस इज माय आंसर। समझ आ गया। यहां हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की केस स्टडीज 8 की है, मैंने सब में कुछ ना कुछ अलग कंसेप्ट बताया। एक फोटो फ्रेम वाला था, रिपीटेड ब्रेथ और लेंथ एक्स करने वाला, स्पीड वाला किया, स्पीड वाले में 2 तरह के सवाल किए, एक जो नेचुरली आपने सीखा था और एक वो पाइथागोरस थ्योरम वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक ये वाला सवाल ब्रेक इवन वाला सीखा, डियर वाले में एक कंसेप्ट सीखा माइनस b/2 है, डन। और प्रॉफिट वाले में ब्रेक इवन सीखा कि जहां पे मेरा कॉस्ट और सेलिंग दोनों सेम हो जाता है, मेरा प्रॉफिट 0 हो जाता है। इसी के साथ ये वाला लेक्चर यहाँ खत्म हुआ बच्चों, बहुत जल्दी मिलेंगे, बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट चैप्टर की केस स्टडी लेकर आ रहा हूं, और ये प्रैक्टिस करते रहें तब तक, डन। थैंक यू वेरी मच बच्चों।